एक गांव में मौजूद एक पुराने फार्म हाउस में किसी चीज से डरते हुए मैरी नाम की औरत अपने बेटे को जल्दी से कमरे के अंदर ले गई और बेड के नीचे से सूटकेस निकालकर वहां से भागने की तैयारी करने लगी। पर तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जो देखकर मैरी ने बिना वक्त गवाए अपने बेटे को बेड के नीचे छुपा दिया। जिसके अगले ही पल दरवाजा खुला और बेड के नीचे छुपे हुए उस बच्चे ने एक काली परछाई को कमरे में आते हुए देखा। अंदर आते ही उस परछाई ने मैरी को हवा में उठाकर जोर से दीवार पर पटक दिया, जिससे दीवार पर खून के निशान छूट गए। तब डर और घबराहट के मारे वो बच्चा वहां से निकलकर हॉलवे की ओर भागा। वहां उसे उसकी बहन मिली, जो खुद भी पहले से डरी हुई थी। उसने अपने भाई को रोका और पूछा कि उनकी माँ कहाँ है। सच्चाई जानने के लिए बहन ने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा, जहाँ उसका भाई थोड़ी देर पहले छुपा हुआ था। मगर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि बेड समेत कमरे की हर एक चीज बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। पर तभी बहन की नजर कमरे के दूसरे कोने में खड़ी उसी काली परछाई पर पड़ी, जिससे जान बचाने के लिए दोनों भाई बहन सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगे, जबकि वो अनजानी शक्ति लगातार उनका पीछा कर रही थी। अब नीचे भागते वक्त उस शक्ति ने जोर से बहन को धक्का दिया, जिससे वो सीढ़ियों की रेलिंग से जा टकराई और फर्श पर बुरी तरह से गिर पड़ी। तब अपनी बहन को गिरता देख वो बच्चा तुरंत एक टेबल के नीचे जा छुपा। वहीं से उसने उस खौफनाक मंजर को देखा, जहां वो अनजानी शक्ति उसकी बहन को फर्श पर घसीटते हुए बेसमेंट की ओर ले जा रही थी। तब खुद को बचाने के लिए वो बच्चा अब एक कपबोर्ड के अंदर घुस गया, लेकिन अचानक से कपबोर्ड का दरवाजा खुला और उस शक्ति ने उस पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह से दबोच लिया, जबकि उस बच्चे के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। अब इस भयानक घटना के 5 साल बाद एक नई फैमिली उसी पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होने के लिए आई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर में क्या हुआ है और यहाँ आना उनकी जिंदगी का वो खौफनाक सबब बन जाएगा, जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। खैर, अब जैसे ही ये फैमिली अपनी कार से बाहर निकली, उन्हें अपने नए घर का बाहरी हिस्सा बिल्कुल टूटा फूटा और खराब हालत में नजर आया। हालांकि पिता रॉय ने अपनी फैमिली को तसल्ली दी कि घर जैसा बाहर से दिख रहा है, अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी बीच रॉय की बड़ी बेटी जेस ने अकेले ही घर को अंदर से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और इस दौरान उसे बेसमेंट का दरवाजा बंद मिला। उसने उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला। इसलिए हार मानकर उसने दरवाजे का हैंडल छोड़ दिया और ऊपर के फ्लोर पर चली गई। वहाँ जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो उसे बाहर कौओं का एक बड़ा सा झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच उसके पिता ने उसे आवाज लगाई और माँ की सामान उतारने में मदद करने को कहा। तब सामान रखते वक्त जैस की नजर कपबोर्ड के अंदर रखे खिलौने वाले ट्रैक्टर पर पड़ी, जिसे देखकर उसने कपबोर्ड के कोने में हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश की। पर तभी उसके साथ एक अजीब घटना हुई। वो खिलौना ट्रैक्टर बिना किसी के छुए अपने आप ही उसकी ओर चलकर आ गया, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई। लेकिन फिलहाल उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसी रात जैस ने अपने पिता के सामने उस घर को लेकर अपना डर और अजीब फीलिंग जाहिर की, क्योंकि ये जगह काफी अजीब थी। आसपास कोई भी नहीं रहता था और कई सालों से कोई वहां रहने के लिए भी नहीं आया था। पर इस पर रॉय ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि चीजों को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि उन्हें इस घर को एक मौका देना चाहिए। और ये सुनकर जैस शांत हो गई। अब इसके अगले दिन बैंक का एक रियल्टर रॉय से मिलने आया। उसने रॉय को बताया कि बैंक उनके इस घर को उसकी असली कीमत से थोड़ा ज्यादा मुनाफा देकर खरीदना चाहता है। लेकिन रॉय ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया। उसने रियल्टर को समझाया कि उन्होंने अभी अभी तो ये जगह ली है और वो इस घर के साथ आने वाले खेत पर खेती करके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच रॉय की पत्नी डेनिस घर के अंदर सफाई कर रही थी। जैसे ही डेनिस ने बेडशीट को झटका और उसमें लहरें सी बनी, तो रॉय के छोटे बेटे बेन को बेडशीट के ठीक नीचे किसी के खून से सने और पीले पड़ चुके पैर दिखाई दिए। पर अगले ही पल वो डरावने पैर वहाँ से गायब हो गए। अब इसके बाद सफाई करते वक्त ही डेनिस को अपने कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा दाग मिला, जिसे देखते ही उसने पूरी ताकत लगाकर उसे रगड़ा और आखिरकार उस दाग को वहां से हटाने में कामयाब हो गई। अब इसके कुछ देर बाद रात में रॉय ने देखा कि छोटा बेन अपने आप ही अपने पालने से बाहर निकल आया था और अपने कमरे में खेल रहा था। तब रॉय ने बेन से बात करते हुए ये जानने की कोशिश की कि वो बाहर कैसे आया, लेकिन किसी वजह से बेन कुछ बोल ही नहीं पाता और लगातार बस छत की ओर ऐसे देखता रहा जैसे छत पर कोई मौजूद हो। लेकिन रॉय ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेन को वापस पालने में लेटा दिया। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, बेन अचानक जोर जोर से रोने लगा और उसकी छत के पास हवा में तैर रहे किसी शैतान के पैर चमकने लगे। अब इसके अगली सुबह जैसे ही डेनिस सोकर उठी, तो उसकी नजर सीधा दीवार पर पड़ी, जहां वो बड़ा सा दाग वापस उसी जगह पर बिल्कुल वैसे ही उभर आया था, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए।
इन सब अजीब घटनाओं से बेखबर रॉय और उसकी बेटी जेस किसी काम से शहर की ओर निकल गए। एक तरफ जहां रॉय अपने फार्म के लिए सूरजमुखी के बीज खरीदने में लगा हुआ था, वहीं इधर उधर घूमती हुई जेस की मुलाकात बॉबी नाम के एक लोकल लड़के से हुई और वो दोनों हम उम्र होने की वजह से आपस में बातें करने लगे। उधर घर पर जब डेनिस बर्तन धो रही थी तो बेन वहां बैठा अपना खाना खा रहा था, पर जैसे ही बेन ने अपना चम्मच ऊपर किया तो उसे उसमें एक पीले से रंग के अजीब साए की परछाई नजर आई जो फर्श पर रेंग रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा पर वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल बेन ने उसी अजीब शक्ल वाले साए को छत पर रेंगते हुए देखा। वो छोटा बच्चा उस साए का पीछा करने लगा जो उसे सीधा उस बंद बेसमेंट के दरवाजे के ठीक सामने ले आया। तब बेन अपने छोटे हाथों से बेसमेंट का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी अचानक डेनिस वहां आ गई और उसने बेन को गोद में उठाकर उसे उसका खाना खत्म करने को कहा। अब इसके थोड़ी देर बाद रॉय और जेस भी घर वापस लौट आए। फिर जैसे ही रॉय अपनी कार से सामान उतारने लगा, बैंक का वही रियल्टर दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ। रियल्टर ने फिर से एक बार रॉय से पूछा कि क्या वो उनका ये घर खरीदने वाला ऑफर मानेंगे, पर रॉय ने थोड़ा गुस्से में उसे वहां से जाने को कह दिया और साफ लफ्जों में बताया कि वो लोग इस घर में ही रहेंगे। दूसरी ओर घर के अंदर डेनिस ने जेस को कुछ बॉक्सेस हॉलवे से उठाकर बेसमेंट में रखने को कहा। तब हाथ में बॉक्स पकड़े हुए जेस ने एक बार फिर से उस बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा अब भी नहीं खुला और हार मानकर उसने बॉक्स को फर्श पर ही रख दिया। पर हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही वो वापस मुड़ी तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसे देखकर जेस नीचे बेसमेंट में चली गई। वहीं बाहर की ओर जब रॉय बर्न से निकलकर आया तो उसने देखा कि कौओं का एक पूरा झुंड उसकी कार के अंदर घुस चुका था और वो उसके लाए हुए सूरजमुखी के बीज खा रहे थे। तब रॉय ने झट से अपने हाथों को हवा में लहराते हुए उन्हें वहां से भगाने की पूरी कोशिश की, पर तभी उनमें से एक कौए ने पूरी ताकत से उस पर हमला करते हुए उसे चोंच मार दी। कौए के उस पर हमला करने के बाद रॉय गुस्से में उन पर पत्थर फेंकने लगा और आखिरकार कौओं का वो झुंड वहां से भाग गया। दूसरी ओर जेस अभी भी उस बेसमेंट को एक्सप्लोर कर रही थी जहां उसे धूल में सनी एक पुरानी पॉकेट वॉच मिली, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ी तो उसे फर्श पर एक मरा हुआ कौवा पड़ा दिखाई दिया। अब डरते डरते उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उस कौवे को छूने की कोशिश करने लगी, पर अचानक वो कौवा जिंदा हो उठा, जिसने जेस को पूरी तरह से चौंका दिया और फड़फड़ाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। इसी बीच बाहर रॉय अपनी कार से बचा हुआ सामान उतार रहा था कि तभी कौओं के एक बड़े से झुंड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वो बुरी तरह से उनसे घिर चुका था, पर तभी वहां गोलियां चलने की आवाज गूंजी, जिसे सुनकर सारे कौए डर के मारे वहां से दूर भाग गए। दरअसल ये गोलियां जॉन नाम के एक आदमी ने चलाई थी जो उस वक्त वहां से गुजर रहा था। तब जॉन ने आगे बढ़कर रॉय को अपना इंट्रोडक्शन दिया। उस समय गोलियों का शोर सुनकर डेनिस और जेस भी घबराहट में बाहर आ गए ताकि वो रॉय को चेक कर सकें। तब रॉय ने जॉन को अपनी फैमिली से मिलवाया और जॉन से जानने की कोशिश की कि वो क्या करता है, जिस पर जॉन ने बताया कि वो काम की तलाश कर रहा है और पहले वो सूरजमुखी की फार्मिंग किया करता था। ये सुनते ही रॉय ने उसे अपने खेत में काम करने के लिए रख लिया और अब से जॉन भी उन्हीं लोगों के साथ घर के पास बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला था। अब वैसे तो रॉय ने साफ शब्दों में जॉन से कह दिया था कि जब तक उनकी फसल बिक नहीं जाती तब तक वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा, पर उसने वादा किया कि वो जॉन को दोनों वक्त का खाना जरूर देगा, जिस पर जॉन भी मान जाता है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और जॉन लगातार रॉय की सूरजमुखी के खेत में मदद कर रहा था। लेकिन एक दोपहर डेनिस को रॉय को लेकर फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते वक्त रॉय के हाथों में गहरा कट लग गया था और उसे टांके लगवाने थे और वो लोग जेस को बेन का ख्याल रखने के लिए घर पर ही छोड़ गए थे। फिर जैसे ही उनकी कार वहां से निकली, जेस की नजर उनकी घर की छत पर पड़ी जहां ढेर सारे कौवे बैठे हुए थे, जो जेस को काफी अजीब लगा। लेकिन अभी उसके पास अपने भाई का ध्यान रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब उसी रात जब जेस रात का खाना बना रही थी तो अचानक उसे महसूस हुआ कि ऊपर के फ्लोर पर कोई और भी मौजूद था। वो ऊपर जाकर चेक करने ही वाली थी कि अचानक सीढ़ियों की रेलिंग टूटकर नीचे गिर पड़ी। तब खतरे को भांपते हुए वो बिना वक्त गवाए तुरंत बेन की ओर भागी, जिसके अगले ही पल उस घर के अंदर रखा सारा फर्नीचर अपने आप ही टूटने लगा और हवा में उड़कर कमरे में इधर उधर टकराने लगा, जिसे देखकर जेस ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, जिन्होंने उसे फौरन उस घर से बाहर निकलने की सलाह दी। पर तभी उसके हाथ से फोन छूट गया, क्योंकि उसने देखा कि बेन उस खिलौने वाले ट्रैक्टर के पीछे पीछे जा रहा था, जो कि बिना किसी के छुए अपने आप ही आगे बढ़ रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अब वो ट्रैक्टर बेन को सीधा बेसमेंट की ओर ले गया, जो देखकर जेस ने भी घबराते हुए बेन का पीछा किया और बेसमेंट तक पहुंची। लेकिन तब तक बेन वहां से गायब हो चुका था, जो देखकर जेस काफी डर गई। पर तभी उसने बेन को बाहर हॉलवे में देखा, लेकिन जैसे ही जेस अपने भाई को उठाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही अचानक बेसमेंट से
पीले रंग के अजीब से हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे बेसमेंट की ओर खींचना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ कशमकश के बाद उन डरावने हाथों ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद जेस ने तुरंत बेन को गोद में उठाया और तभी वहां पर जॉन भी उनकी मदद करने आ पहुंचा और बेन और जेस दोनों घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अब इसके कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद जब हॉस्पिटल से रॉय और डेनिस भी वापस आ गए तो घर के बाहर पुलिस को देखकर उन्होंने घबराहट में पूछा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या था, जिस पर पुलिस ने रॉय को बताया कि जेस घर के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ और तबाही की बातें कर रही थी, लेकिन घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं टूटी थी जो जेस की बातों को सच साबित कर सके। ये बताकर पुलिस ने रॉय को समझाते हुए कहा कि वो लोग इस मामले को यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है जेस की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब इसके बाद जैसे ही पुलिस वहां से निकली, जेस ने सच बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन डेनिस और रॉय को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं था। असल में उन्हें वहां आना भी जेस की वजह से ही पड़ा था, क्योंकि एक समय पर जेस बहुत ज्यादा दारू पीकर गाड़ी चला रही थी, जिसके दौरान उसके साथ बेन भी था। उस समय नशे में होने की वजह से जेस ने गाड़ी ठोक दी थी, जिसके दौरान हुए एक्सीडेंट में किस्मत से जेस और बेन की जान तो बच गई, लेकिन उस हादसे के बाद से बेन इतना ज्यादा सहम गया कि उसने बोलना ही बंद कर दिया। उसी का इलाज करवाने में रॉय और डेनिस की सारी सेविंग्स लग गई और उन्हें अपनी जिंदगी तरीके से जीने के लिए यहाँ आना पड़ा था। यही कारण था कि रॉय और डेनिस दोनों में से किसी को भी जेस की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। खैर, अब जेस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता और वो अगले दिन परेशान होकर बॉबी के पास आ गई और उसे उस अजीब घर के बारे में सब बताने लगी। तब बॉबी ने इस बात का खुलासा किया कि उस घर का बेसमेंट हॉन्टेड है, जो सुनकर जेस तुरंत घर लौट आई और सीधे बेसमेंट में चली गई। जैसे ही वो बेसमेंट में आगे की ओर बढ़ी, अचानक वहाँ के फर्श पर गंदा, काला और चिपचिपा कीचड़ भरने लगा। उस समय खतरा भांपकर जेस ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी उसकी नजर एक टूटे हुए चेहरे वाली औरत पर पड़ी। उस खौफनाक औरत ने काले कीचड़ के अंदर से जेस को पूरी ताकत से दबोचने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वो वहाँ से निकल भागी। इस हादसे के बाद जेस ने जॉन पर भरोसा जताते हुए उसे बताया कि उसे लगता है कि उस बेसमेंट में जरूर किसी औरत की मौत हुई थी। इस बात को जॉन ने भी बहुत ध्यान से सुना, लेकिन इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अब ऐसे ही एक दोपहर जेस को सूरजमुखी के खेत में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी। तब सच्चाई जानने के इरादे से वो उसके पीछे पीछे आगे बढ़ी, जो उसे सीधा गोदाम तक ले आया, जहां उसे दीवार की ओर मुंह किए हुए एक पीले रंग का बच्चा खड़ा दिखा। पर जैसे ही जेस उस बच्चे के पास पहुंची, उसने अचानक उस पर एक जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले की वजह से जेस के पैरों पर गहरे निशान और चोट लग गई और जख्मी हालत में रॉय और डेनिस उसे हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या जेस किसी तरह की पर्सनल परेशानी से गुजर रही थी जिसकी वजह से उसने खुद को नुकसान पहुंचाया हो। तब डेनिस ने बताया कि शिकागो में रहते वक्त जेस इमोशनल और मानसिक परेशानियों का शिकार थी। खैर, अब घर वापस लौटते वक्त जेस ने आखिरकार अपना डर बयां करते हुए सच कबूला कि उस घर में कुछ पीले लोग मौजूद हैं और उन्होंने ही उस पर हमला किया था। हालांकि रॉय ने उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और इल्जाम लगा दिया कि उसने अपनी ये हालत खुद की है। तब कार में अपने पेरेंट्स से बहस करने के बाद जेस गुस्से में घर के अंदर चली गई, जहां उसने नोटिस किया कि बेसमेंट से मिली वो पुरानी पॉकेट वॉच बिना किसी के छुए अपने आप ही खुल गई थी, जिसके अंदर उसे एक औरत की फोटो नजर आ रही थी। इसी बीच रॉय और डेनिस के बीच गाँव आने के इस फैसले और इस बढ़ने वाली परेशानियों को लेकर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई और ये लड़ाई तब और भी बढ़ गई जब ये बात सामने आई कि रॉय ने बिना जेस को बताए उस फार्म को खरीदी कीमत से 15% ज्यादा मुनाफा कमाकर किसी अनजान शख्स को बेचने का एक बड़ा मौका ठुकरा दिया था। पर तभी ऊपर से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर रॉय तुरंत जेस को देखने ऊपर गया, पर वो हैरान रह गया क्योंकि जेस वहाँ कहीं भी नहीं थी। असल में जेस अपनी बाइक निकालकर वहाँ से निकल चुकी थी, जिसके दौरान वो रास्ते में ट्रक चला रहे बॉबी से जा टकराई। तब बॉबी और वो दोनों उसी ट्रक में बैठकर शहर की ओर निकल गए और रास्ते में जेस ने बॉबी को बताया कि उसे पूरा यकीन था कि इस घर में रहने वाली पुरानी फैमिली, जिनका नाम रॉलिन फैमिली था, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं गई है, बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद जेस ने बॉबी के सामने अपने उस पुराने ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट का किस्सा खोला, जिसकी वजह से बेन को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। वहीं घर पर डेनिस अकेले बैठे बेन से बात कर रही थी, पर तभी अचानक बेन ने अपने हाथ से सीधा गोदाम की ओर इशारा किया। ये अजीब हरकत देखकर डेनिस को हैरानी हुई और उसने बेन से पूछा कि वो किस ओर इशारा कर रहा है और आखिर उसे वहाँ क्या दिख रहा था। तब जवाब में बेन ने अपने चेहरे पर एक बेहद खौफनाक एक्सप्रेशन बनाया और अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को नीचे की ओर खींच लिया, जिससे डेनिस काफी ज्यादा डर गई और उसे समझ आ गया कि जेस बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इस घर में कुछ तो जरूर है जो कि बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर खेतों में अकेले काम कर रहे जॉन पर वापस लौटे कौओं के एक बड़े झुंड ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया,
कौओं ने उस पर तब तक चोंच मारी जब तक उसकी जान पर नहीं बन आई, लेकिन किसी तरह वो जिंदा बच गया। उधर घर पर डेनिस जैसे ही बेन को सुला रही थी, उसे अचानक किसी चीज के चटकने की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो दीवार पर बने उस दाग में से एक पीले रंग की औरत का साया इंसानी शक्ल लेकर बाहर निकल आया। इसी बीच शहर में जेस और बॉबी पुराने अखबार की क्लिपिंग्स देखने के लिए टाउन स्टोर पहुंचे, जहां जेस के हाथ रोलिन फैमिली की एक पुरानी तस्वीर लग गई। पर उस तस्वीर को देखते ही उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उसमें उसे जॉन का चेहरा नजर आया, जिससे ये खुलासा होता है कि जॉन का रोलिन फैमिली से जरूर कोई गहरा रिश्ता था। वहीं खेत पर वापस आकर जॉन अपनी पिछली खराब फसल के बारे में सोचने लगा और उसे याद आया कि कैसे वो अपनी उस बुरी हालत से अंदर तक टूट चुका था। हालांकि अब डेनिस अपने बेटे बेन के साथ वो घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी, पर तभी जॉन घर के अंदर घुस आया। तब बचाव के लिए डेनिस ने जॉन को उसकी पत्नी और बच्चों की याद दिलाई, जिन्होंने इस बुरे हालातों में उसे छोड़ दिया था। पर इसका असर उल्टा हुआ और जॉन अपनी मानसिक हालत खोकर डेनिस को ही अपनी पत्नी मैरी समझ बैठा। तब खुद को और बेन को पागल हो चुके जॉन से बचाने के लिए डेनिस फौरन बेसमेंट में जा छुपी और थोड़ी ही देर में जेस और बॉबी भी शहर से वापस लौट आए। उन्होंने हाथ में एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर डेनिस और बेन को घर में ढूंढना शुरू कर दिया, पर तभी जॉन उनके पीछे पड़ गया। तब उनका पीछा करते हुए जॉन ने पूरे घर की दीवारों को बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया, लेकिन आखिरकार जॉन ने बॉबी को पकड़ लिया और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। तब अपनी जान बचाकर जेस सीधा बेसमेंट की ओर भागी, जहां उसे डेनिस और बेन छुपे हुए मिल गए। लेकिन डर का माहौल तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब जॉन अपने हाथ में एक घास उठाने वाला कांटा लेकर वहां पहुंचा और उसने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। तब कुछ ही देर में रॉय घर वापस लौटा और सीधा बेसमेंट में पहुंचा। उसने जेस को ढूंढ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जॉन ने उसकी पीठ में बुरी तरह से वो कांटा घोंप दिया। तब अपने पिता को जख्मी होता देख जेस ने कोयले के फावड़े से जॉन पर हमला कर दिया। हालांकि जॉन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने जेस को उठाकर कमरे के दूसरे कोने में दे मारा, जो देखकर डेनिस अपने छुपने की जगह से बाहर आई और उसने जॉन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने फुर्ती दिखाते हुए पहले ही उसे घायल कर दिया। जिसके बाद जॉन ने वापस जेस पर हमला किया और वो कांटा घोंपने ही वाला था, पर तभी बेसमेंट का फर्श एक बार फिर से उस काले चिपचिपे कीचड़ से भरने लगा, जो देखकर जेस ने फुर्ती से खुद को बचाया और जॉन का निशाना चूक गया। और मौका मिलते ही जेस ने जोर से लात मारकर जॉन को उस काले कीचड़ में धकेल दिया। उस कीचड़ के अंदर से 3 पीली परछाइयां बाहर आई, जो बिल्कुल मैरी और रोलिन फैमिली के उस बेटे और बेटी की तरह दिख रही थी। और उन तीनों बुरी आत्माओं ने जॉन को उस काले कीचड़ के अंदर खींचना शुरू कर दिया, ताकि वो उसे डुबाकर मार सके। और यहीं सबसे बड़े राज का खुलासा होता है कि जॉन कोई और नहीं बल्कि रोलिन फैमिली का वही पिता था, जिसने सालों पहले इसी घर में अपने ही परिवार को बेरहमी से मार डाला था। और यही वजह थी कि वो घर भूतिया बन चुका था। उसके परिवार की आत्माएं उस घर में भटक रही थी, ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सकें और इस नए परिवार को उस पुराने भयानक हादसे के बारे में चेतावनी दे सकें। लेकिन अचानक सब लोग तब चौंक गए जब जॉन उस कीचड़ से वापस बाहर निकल आया और उसने जेस का पैर पकड़ लिया। पर खुशकिस्मती से रॉय और डेनिस ने पूरी ताकत लगाकर जेस को उसकी गिरफ्त से बचा लिया और वो आत्माएं जॉन को अपने साथ कीचड़ में खींच ले गई। तब कुछ ही देर में पुलिस और पैरामेडिक्स की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने उस घायल परिवार की मदद की। उन तीनों आत्माओं द्वारा अपने बेरहम पिता जॉन से बदला लेने के बाद वो घर वापस पहले जैसा नॉर्मल हो गया। जिसके बाद रॉय और डेनिस अपने उसी घर में रुक गए और अपने बढ़ते हुए सूरजमुखी के खेतों की देखभाल करने लगे। वहीं जेस अब अपने छोटे भाई बेन का ख्याल रख रही थी, जो आखिरकार अब बोलने लगा था। और बॉबी भी खेती के कामों में उस परिवार का हाथ बटा रहा था। जिसके बाद कौओं का झुंड एक आखिरी बार उस घर के ऊपर मंडराया और आसमान में दूर उड़ गया। रोलिन फैमिली के उस खौफनाक राज के खुलासे और जॉन के अंजाम के बाद आखिरकार उस भूतिया फार्म हाउस को शांति मिल गई और जेस का परिवार एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में कामयाब रहा। लेकिन क्या हो अगर आप मौत के उस साए से बचने के लिए अपना शहर बदल दें, पर किस्मत आपको एक ऐसी जगह ले आए जहां मौत ही एक इकलौता तोहफा लगे। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी मां की जो अपनी मरी हुई बेटी की यादों में इतनी पागल हो चुकी है कि उसे अपने ही जिंदा बच्चों की मौत का साया नजर आने लगा है। इस घर में एक ऐसा बेसमेंट छुपा है जो 150 साल पुराने उन राजों को उगलने वाला है, जिन्होंने गुलामों की चीखों को आज भी जिंदा रखा है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या एरिक अपने बच्चों को शैतानी बेसमेंट से बचा पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर कुछ और जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।